नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इवोल्यूशन आरएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पहले आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो पाप लगेगा। ठीक है, क्योंकि इतना बढ़िया कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके बाद भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर पाप तो लगना ही है। सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसका आनंद लीजिए। जाना। देखिए, कंजर्वेशन रिजर्व रिजर्व बने हैं राजस्थान में कितने? अभी तक 20 थे। 20 कौन से थे वो भी देख लेते हैं, और साथ में नए कौन से बने उसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, और वापिस वापिस देख लेते हैं। तो जालना आमागढ़ जो जयपुर है, दो, जालना और आमागढ़ जयपुर कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित हो गया है, और ये 21वें कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित हुआ है। राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है तो आपको मैंने पहले भी बताया। बीसलपुर है टोंक में, जोहड़बीड़ है बीकानेर में, सुंदा माता है जालोर सिरोही में, गुड़ा बिश्नोया है जोधपुर में, शाकंभरी है झुंझुनू में, गोगेलाब नागौर में इंपोर्टेंट है, बीड़ भी इंपोर्टेंट है झुंझुनू में, रोटू इंपोर्टेंट है नागौर में, उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा में, जवई बांध लेपर्ड संरक्षित क्षेत्र है पाली में, बंसियाल खेजड़ी झुंझुनू, बंसियाल खेजड़ी और बगोर सुरक्षित क्षेत्र झुंझुनू, जवई बांध लेपर्ड टू पाली यही, मनसा माता झुंझुनू इंपोर्टेंट है, शाहबाद इंपोर्टेंट है बारह का। ठीक है, रणखार इंपोर्टेंट है जालोर का, शाहबाद तलहटी बारह, बीड़ भीलवाड़ा। देखो बीड़ घास है ये, और ये झुंझुनू वाला जो है बीड़ करके झुंझुनू का भी है, बीड़ बीड़ संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू, लेकिन बीड़ घास भीलवाड़ा का है, ये ध्यान रखेंगे। डिफ्रेंशिएशन, बागदड़ा कहाँ का? उदयपुर का है, वाड़ा खेड़ा सिरोही का 20वां, और जालना आमगढ़ जयपुर, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आज की जो दूसरी न्यूज है वो है राजफेड अभी चर्चा में है। और राजफेड चर्चा में क्यों है उसके बारे में पता होना चाहिए कि राज्य सरकार 100 मीट्रिक टन का 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट स्थापित करेगी। ठीक है, और उसमें जो है, देखो, 100 मीट्रिक टन का पशु आहार प्लांट स्थापित कर रही है, और कौन कर रहा है? तो राजफेड कर रहा है। राजफेड कर रहा है, और कहाँ किया जा रहा है ये? जोटवाड़ औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। ऐसा नहीं है कि पहले पशु आहार प्लांट नहीं था, पहले था, पहले था। ठीक है, 1971 का राजफेड पशु आहार प्लांट वर्ष 1971 में स्थापित किया जा चुका है। ये बात आप ध्यान देखेंगे सुनेंगे। ठीक है, फोकस करेंगे यहाँ पे। 1971 में था, लेकिन अभी तक इसका कार्य जो था मैनुअल था, यानी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। तो हमने अब जो बनाया है जोटवाड़ क्षेत्र में जो बना रहे हैं, उसमें प्रॉपर फॉर्म में टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा वो, तो ज्यादा हम क्या कर पाएंगे? प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, पशुओं के लिए आसानी से इसकी उपलब्धता हो जाएगी। इसी दृष्टिकोण के साथ इस प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। तो 100 मीट्रिक टन की क्षमता होगी, और साथ ही ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, मैनुअल नहीं होगा। ये बातें ध्यान रखनी है। पहले वाली जो 1971 का था, उसकी समस्या क्या थी? वो मैनुअल था, लोगों हाथ से लोग काम करते थे तो टाइम लगता था, और उतना प्रोडक्शन कर नहीं पाते थे। तो ये किसानों के लिए फायदा है। हमें बेसिक भी पता होना चाहिए कि राजपेड़ है क्या। अगर इसके बेसिक्स की बात करें तो 26 नवंबर 1957 को राज्य में प्राथमिक क्रय विक्रय समितियों की शीर्ष संस्था के रूप में राजफेड की स्थापना हुई थी। राजफेड राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड एक ऐसा संगठन है जो 250 से अधिक ब्लॉक स्तर और 5000 से अधिक ग्रामीण स्तर की सहकारी समितियों को मिलाता है और उसे रेगुलेट करता है। राज्य की एक शीर्ष विपणन संस्था के रूप में। ठीक है, 50 से अधिक वर्षों से काम कर रहा है ये। कृषि उत्पादों की खरीद करना, उनकी बिक्री करना, उनका प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से। तो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिक्री, खरीद और प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण। राज्य में कुछ अन्य औद्योगिक संस्थाएं भी हैं। आरएफसी करके हम बात करें तो स्थापना 1955 की है, हेडक्वार्टर जयपुर है, औद्योगिक सहायता प्रदान करती है। रिको है 1969 की, स्वतंत्र है 1980 में, स्वतंत्र हुई है 1980 में, 1970 में स्थापित होगी, लेकिन स्वतंत्र रूप से 1980 में आई है अस्तित्व में। जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है।
ये वृहद व मध्यम स्तर के जो उद्योग होते हैं उसको सहायता प्रदान करता है। साथ ही राजसिको की बात करें तो ये 3 जून 1961 की संस्था है। ठीक है, जयपुर में एस्टेब्लिश है, हेडक्वार्टर है इसका। और ये जो लघु उद्योग है उनको सहायता प्रदान करने का काम करता है। राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो इनकी जो, अगर हम याद करने का तरीका क्या हो इसका, ये देख सकते हैं हम कि डिफरेंशिएशन कितना है, वो देख लीजिए आप। तो जैसे 55 का आरएफसी है, ठीक है, 55 का आरएफसी है, तो राजसी को याद कर लो 1961 का। ये गैप कितना आया, ठीक है, 6 साल जोड़ेंगे, फिर 69 में 8 जोड़ेंगे। इसे आपको याद रख लेना है। एक और संस्था है रूडा। रूडा भी 1955 में बनी है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करता है ये, तो ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि विकास अधिकरण है, ये विकरण है। तो कृषि से हटकर उद्योगों का विकास विकास अगर ग्राम क्षेत्र में हो जाए तो एक तो समस्या है जो हमारी, हम जो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, गांव के लोग वो नहीं करेंगे, वो रुक जाएंगे वहीं पे, अगर वहां पे ग्रामीण क्षेत्र पर उद्योगों का विकास कर दिया जाए तो। इसीलिए ये राज्य सरकार का नवाचार है। तो रूडा संस्था जो है मुख्य रूप से रोजगार प्रदान करेगी गांवों में उद्योगों के माध्यम से। महिलाओं के लिए राज्य सरकार क्या विशेष कर रही है, तो इसमें हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है महिलाओं के लिए विशेष, तो हाल ही में जो बजट 2023-24 की घोषणा थी वो अब लागू कर दी गई है। तो उसको 1 अप्रैल 2023 से इंप्लीमेंट किया जाएगा कि जो साधारण बसें हैं, रोडवेज है, राजस्थान राज्य जो पथ परिवहन निगम है, उसकी जो साधारण बसें हैं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं, मतलब ऐसी बसें होती है वो नहीं, ऐसी कोच नहीं, जबकि नॉर्मल बस होती है उसमें 50% तक महिलाओं को छूट मिलेगी यदि वो कहीं पे भी यात्रा करती है। साथ ही 8 मार्च, 8 मार्च को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर जो साधारण बसें हैं, साथ ही एक्सप्रेस, सभी प्रकार की बसों में, राजस्थान रोडवेज की बसें हैं उसमें 100% की छूट मिलेगी, ये पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो राज्य कृषि बजट है 2023-24, उसमें घोषणा की कि किसानों को जो जमीन है किसानों की, उसकी नीलामी नहीं होगी अब। किसान, जैसे किसान अपनी खेती के लिए पैसा उधार लेता है, फिर उसको समय से चुका नहीं पाता, वापस रिटर्न नहीं कर पाए, तो उसकी जमीन क्या हो जाती है, नीलाम हो जाती है, ठीक है। उस नीलामी से बचाना है हमें जमीन को। तो क्या करें राज्य सरकार की उसकी नीलामी बच जाए, तो राजस्थान सरकार कह रही है कि राजस्थान सरकार एक ऐसा फार्म फार्मर्स डेबिट रिलीफ एक्ट लाएगी, ठीक है, और उसके अंडर में ही एक आयोग का गठन करेगी। इस आयोग का अध्यक्ष होगा हाई कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश। ये बात समझ में आई, एक एक्ट लाएगी, फिर उसमें आयोग का गठन होगा, और उस आयोग का गठन के रूप में अध्यक्ष के रूप में जो काम करेगा वो हाई कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश करेगा। यहां तक बात समझ में आती है। तो फिर आगे की बात करेंगे कि हाल ही में जो 19 दिसंबर था 2022 का, वह उस दिन आदेश जारी हुए, किसानों की कर्ज माफी होगी, ठीक है, और इसके क्रियान्वयन के लिए मंत्रीगण की एक समिति भी गठित की, ठीक है, समिति गठित की, और समिति से अनुशंसा मांगी गई कि आप राय दो कि किसानों की कर्ज माफी कैसे हो। तो समिति ने क्या रिपोर्ट दी, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है, जो सरकारी बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, साथ ही जैसे जो सूचीबद्ध बैंक है, लिस्टेड है, आरबीआई 1934 की आप अगर देखोगे तो अनुसूची 2 में जो लिस्टेड बैंक होते हैं वो लिस्टेड बैंक। और साथ ही आरआरबी की बात करें, राजस्थान रूरल बैंक, ये बैंक इनसे जुड़े जो किसान है, ठीक है, यहां से अगर लोन लिया आपने तो उनको अल्पकालिक फसलों के लिए, अल्पकालिक जो फसलें हैं, अगर उस पर उन्होंने ऋण लिया, 2 प्रकार की फसलें होती है, एक दीर्घकालिक एक अल्पकालिक, तो अल्पकालिक की बात हो रही है, अगर वो नहीं चुका पा रहे तो फिर एक समझौता योजना की अनुशंसा की है इस समिति ने कि हमने बैंक और किसानों के बीच में एक समझौता करवा दे, ताकि इनको और टाइम मिल जाए या इनको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, छूट मिल जाए, ये बात हुई है। और नोडल एजेंसी के रूप में कौन कौन काम कर रहा है, इन सब जितना मुआवजा दिलाया जाएगा, ये सब कुछ समझौता करवा जाएगा,
ठीक है, तो इसमें नोडल एजेंसी के रूप में आयोजना विभाग काम कर रहा है। आयोजना मंत्री कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ममता भूपेश हमारी आयोजना मंत्री है वर्तमान में। कुल मिला के किसानों की जमीन जो है वो नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए दानदाता है, समझ रहे हो, अन्नदाता है। अन्न से बड़ा कोई, ठीक है। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो फिर पैसे को खा थोड़ी सकते हैं, ठीक है। उसके बदले में आप पैसे के बदले में तो अन्न ले रहे हो, अन्न ही नहीं होगा तो फिर वो अन्नदाता है, वो सबसे बड़ा इंसान है, उसकी कदर जरूरी है। नंद कानन योजना क्या है? ये देवस्थान विभाग की योजना है। उद्देश्य है इसका मंदिरों का संरक्षण करना। मंदिरों के चारों तरफ चार दीवारी कर दी जाएगी ताकि मंदिरों का संरक्षण हो सके, ठीक है। और साथ ही पीपल, आंवला और कल्प वृक्ष लगाकर इस भूमि का विकास किया जाएगा। मंत्री कौन है? अभी देवस्थान विभाग की शकुंतला रावत, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज, राजस्थान विधानसभा ने बताया कि राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है महिला बंदी सुधार गृह खोलने में। 5 नए खोले गए हाल ही में। और कारागार मंत्री कौन है हमारे, तो आपको पता होना चाहिए, टीकाराम जूली। टीकाराम जूली कारागार मंत्री है। नेट शटडाउन में भारत शीर्ष पर है। नेट शटडाउन में भारत शीर्ष पर है क्योंकि भारत इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों की लिस्ट में लगातार 5वें साल में शीर्ष पर रहा है, ठीक है। ये रिपोर्ट दी है नाउ वो कीप इट ऑन की रिपोर्ट है 2022। थोड़ी देख लीजिए आप कि जो ग्लोबल इंटरनेट शट ऑफ है या शट ऑफ है, इसमें ये एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन द्वारा जारी रिपोर्ट है 2022 की। इसके अनुसार 24 बार इंटरनेट शटडाउन किया गया और लगातार भारत 5वें वर्ष इस सूची में टॉप फर्स्ट कर रहा है। तो ये हमारे लिए वेट कंडीशन होती है, क्योंकि हम जो बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, अभिव्यक्ति के अधिकार, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, ठीक है। तो इनकी आर्टिकल 21 की बात करते हैं, अगर पॉलिटी पढ़ोगे आप तो जीवन जीने का अधिकार, गरिमा में जीवन जीने का अधिकार और साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, ये कहीं ना कहीं छिनता है इनसे, ठीक है। तो ये राज्य के लिए और किसी पर मानवता के दृष्टिकोण से भी देखें, इसको ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये गलत है। तो ये हमारे अस्तित्व को दिखा रहा है, खराब अस्तित्व को दिखा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, अभी तक ये पॉलिसी लागू नहीं हुई। प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन जो पॉलिसी है उसको लागू करने की तैयारी में है प्रदेश, राजस्थान तैयारी में है। देखो कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए हमें, ठीक है। बेसिक्स क्या है कि अभी जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, एक पावर कंपनी होती है, यानी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी होती है। प्रोडक्शन एक जगह हो रहा है, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर एक डिस्कॉम होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनी, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी कंपनी होती है। अब पावर जो जनरेट की इस कंपनी ने और फिर इधर की तरफ मूव होती है, डिस्कॉम उसको खरीदती है, डिस्कॉम ने खरीद ली, ठीक, ओके। फिर ये आपको आपके घर तक मिल जाएगी एनर्जी, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा, ये आपको आपके घर तक सप्लाई हो रही है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में मिसमैच होता है, यानी ये पैसा चुकाता है इसको, ठीक है, यानी सॉरी, ये पैसा देता है इसको, लेकिन ये वापस क्या करता है, ये जो पैसा है आपस में यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो रहा है। कैसे हो रहा है आप देखिए जरा, डिस्कॉम पैसा कहां से लेगा, डिस्कॉम को पैसा कहां मिलेगा, हम देंगे डिस्कॉम को, ठीक है, और डिस्कॉम इधर देगा, लेकिन हम टाइम से पैसा पूरा देते नहीं। और राज्य सरकार बहुत सारी योजना चलाती है जिससे भी इनको नुकसान हो रहा है, टाइम से पैसा इनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। ये डिस्कॉम इस प्रोडक्शन कंपनी को प्रॉपर वापस मनी का सर्कुलेशन नहीं कर पा रही है। बहुत सारे डिस्कॉम इससे खतरे में भी है, अभी वर्तमान स्थिति ये है हमारी। लेकिन यहाँ कुछ अलग बात करनी है हमें, वो क्या करनी है, वो ये करनी है कि यदि राजस्थान सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेके आए, ठीक है, तो देश में वो पहला राज्य बन जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू करने वाला, यदि लाए तो, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए भी और एनर्जी चाहिए, यानी आप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन आपको ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है तो उसके लिए भी आपको ऊर्जा लगती है। तो हमने ये बताया है
कि हमारे पास पहले से सौर ऊर्जा है, ठीक है, हम कोयला यूज नहीं करेंगे इसके लिए, हमारे पास सौर ऊर्जा है, तो हम सौर ऊर्जा से ही ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा हो जाएगा हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है, 0% कार्बन हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वहां पर अगर ग्रीन हाइड्रोजन यूज हो जाए तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा पूरा। फिर कार्बन न्यूट्रल होने से हमारा पर्यावरण है वो बच जाएगा, एनवायरमेंट का संरक्षण हो जाएगा, साथ ही हमारा जीवन जो होगा वो ठीक है स्वस्थ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, हम सुरक्षित हो जाएंगे, ठीक है, बीमारियां जितनी भी होती है वो कम हो जाएगी। यदि कोई कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी जो प्रथम 3 कंपनियां होगी, यदि वो इस ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, प्लान एस्टेब्लिश करती है राजस्थान में, तो उनको रिट्स जो है राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, उसकी भी जो छूट मिलेगी। और साथ ही बोल रहे हैं ये इसमें जो ट्रांसमिशन चार्ज होता है, मैंने आपको बताया ना डिस्कॉम तक जाएगा, जो प्रोडक्शन कर रही कंपनी और फिर डिस्कॉम तक जा रहा है, इसके बीच में एक ट्रांसमिशन चार्ज लगता है, वो प्रति यूनिट 1.10 मतलब 1 रुपया 10 पैसे लगता है, तो वो छूट मिल जाएगी पर यूनिट पे। और साथ ही जो बिजली बैंकिंग है, यानी बिजली बनी, बेक किया, उसको पकाया, ठीक है, और फिर उसको डिस्कॉम लेता है, डिस्कॉम उसमें 10% हिस्सा रख लेता है, 10% डिस्कॉम रख लेता है डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी, तो वो भी छूट वो भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही 10 किलो हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट बिजली चाहिए, ये तो टर्म्स कंडीशन है कि इतना आपको अगर हाइड्रोजन मतलब करना है, 1 किलो हाइड्रोजन मतलब आपको जनरेट करना है, तो 50 यूनिट बिजली देनी पड़ेगी उसको। ऐसे नवाचार भी हमें पता रखने हैं, ताकि कभी आपको पूछा जाए इसमें क्या हमने इनोवेशन किया है, तो पता हो हमें थोड़ा सा। भारत की बेरोजगारी दर, साथ ही राजस्थान या राज्यों की बेरोजगारी दर क्या स्थिति है वो हम देख लेते हैं। तो फरवरी 2028 तक हमारी क्या स्थिति बन जाएगी, राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 7.45% बेरोजगारी दर हो जाएगी राष्ट्र की। और शहरों की अगर बात करें तो शहरी बेरोजगारी दर हो जाएगी 7.93%। साथ ही ग्रामीण बेरोजगारी की दर बात करें तो 7.23% हो जाएगी। सर्वाधिक बेरोजगारी अगर राज्यों के दृष्टिकोण से देखें तो हरियाणा में है 29.44%, और सेकंड नंबर पर आ जाएगा राजस्थान 28 से 34%। तो ये अपन को ध्यान रखना है, राजस्थान की रैंकिंग सेकंड आ रही है 2028 तक, इसको बचाना है, रोकना है। कैसे रोक सकते हैं इसको, ज्यादा से ज्यादा जनरेट करें हम रोजगार को, तो इसमें सहयोग दे सकती है कहीं ना कहीं जो ग्रामीण स्तर पर हमने एक संस्था पढ़ी थी, ठीक है, जो ग्रामीण स्तर पर रोजगार क्रिएट कर रही है, बताएंगे कौन सी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करें जो वेस्ट जोन वुमेन साइकिलिंग लीग है, वेस्ट जोन वुमेन साइकिलिंग लीग, उसका आयोजन हाल ही में एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हुआ है, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हुआ है। और इसमें माया डूडी संबंध है इसका बीकानेर से, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। माया डूडी का संबंध बीकानेर में साइकिलिंग साइकिलिंग से संबंधित है और गोल्ड मेडल जीता है, इतना पता होना चाहिए। और इसका लीग का आयोजन जयपुर में हुआ है। बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। रविचंद्रन अश्विन, नाम पता होगा, रविचंद्रन अश्विन दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बन चुके हैं। इस जानकारी फैक्चुअल जानकारी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाए तो वहां पर को आइडिया लग जाए, पता हो। मोबाइल डाटा स्पीड की हम बात करें तो एक तो आप गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, गूगल पे सर्च करते हो स्पीड, लेकिन अब उकला भी है, उकला पे अगर आप टेस्ट करोगे तो एक्चुअल में पता चलती है आपको। उकला की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो मोबाइल डेटा की डाउनलोड स्पीड है वो 115% बढ़ गई है, जो जनवरी में लगभग 29.85 MGPS, ठीक है, रही है। इसी के साथ भारत मोबाइल डाटा स्पीड रैंकिंग में लगभग 50वें स्थान पर पहुंच गया है। विश्व में भारत की रैंकिंग 49 हो गई है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में विजेता कौन रहा है, तो नोवाक जोकोविक। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता भी नहीं होगा कि इनका संबंध टेनिस से है, तो वो भी तो पता चल रहा है यहाँ से। बात करेंगे आज की अंतिम खबर के बारे में, अर्जेंटीना, देखो अर्ज सॉरी, जो
अर्जेंटीना है उसको फीफा वर्ल्ड विजेता बनाने वाले दिग्गज फुटबॉलर हैं लियोनल मेसी, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। को मेंस कैटेगरी में फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के अवार्ड से नवाजा गया है। साथ ही वुमेन कैटेगरी का ये अवार्ड है जो बेस्ट प्लेयर्स का, वो स्पेन की खिलाड़ी है अलेक्सिया पुटेलस, इसने जीता है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के लियोनल मेसी और फ्रांस के केलियन, ये याद रखना, केलियन एम्बापे फ्रांस का है, ये भी एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, इनसे तो ऊपर चल रहे थे पहले, ये दोनों पुरस्कार के लिए नामित हुए थे, लेकिन एम्बापे को मेसी ने यह यहाँ मात दे दी है, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ मेन प्लेयर का अवार्ड जीता है। क्या है ये अवार्ड, जान जान लेते हैं इसके बारे में। बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर जो है, ये अवार्ड 2016 में शुरू हुआ था, ठीक है, ये फीफा देता है प्रति वर्ष, ठीक है। फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, इसमें दो कैटेगरी है, मेंस और वुमेन्स। मेंस का मिला है लियोनेल मेसी को, और वुमेन्स का मिला है अलेक्सिया पुटेलस, याद रखेंगे। और साथ ही हम बात करें इसको पहले, यानी 1991 में एक्चुअल में शुरुआत हुई गई थी इसकी, लेकिन इसको पहले बोला जाता था फीफा बैलोन डी ओर, लेकिन 2016 से इसकी हम बात करें तो नाम बोला जा रहा है इसको 2016 से द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर या फिर द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर, और इसको फीफा देता है वार्षिक रूप से। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभिनव कुमार के बारे में आपने सुना ही होगा, हाल ही में जो ब्राजील ब्राजील में डेफ ओलंपिक हुए थे, डेफ ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये आपको पता है, जयपुर के अभिनव ने, शटलर, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, उनकी ओर से मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ की ओर से जारी रैंकिंग में जो जयपुर के स्टार शटलर हैं अभिनव शर्मा, उसको मेंस सिंगल और मिक्स डबल में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग प्रदान की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग मिली है, जो हम बात करें कि कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ उसके अकॉर्डिंग। और ब्राजील में जो डेफ ओलंपिक हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता था इसने, और राज्य का नाम भी रोशन किया था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ये कौन है व्यक्ति। आई होप दोस्तों आज की न्यूज आपको पसंद आई है होगी, पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।